नमस्कार दोस्तों, एसआर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं एक नई और सच्ची घटना के साथ एक बार फिर आप सबके बीच हाजिर हूँ। आज की जो सच्ची घटना है ये शायद भारतीय इतिहास का सबसे दरिंदगी भरी कहानी होगी, घटना होगी। आप लोगों ने श्रद्धा मर्डर केस जो दिल्ली में हुआ था वो भी सुना होगा, या मुंबई के भाईंदर में भी सुना होगा कि किस प्रकार से एक लिव इन पार्टनर को अपने काट करके कुकर में पका करके कुत्तों को खिला देता है। और ऐसी ही घटना झारखंड में भी एक घटी थी। तो इन सब घटना को तो आप लोगों ने बखूबी सुना होगा और देखा होगा, लेकिन जो मैं आज की घटना सुनाने जा रहा हूँ, आज की जो घटना बताने जा रहा हूँ, ये शायद कल्पना से परे है। आपने ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी जैसी घटना है। तो आज की जो घटना है, जो सच्ची कहानी है, ये शुरू होती है तेलंगाना प्रदेश का एक जिला है रंगारेड्डी। वहीं से होता यह है कि 18 जनवरी को एक औरत जिसका नाम है शुभमा, वह पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और अपने बेटी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज कराती है। और उसके साथ उसका दामाद और उसका पति भी रहता है। अब पुलिस की टीम हरकत में आती है और खोजबीन चालू कर देती है। उधर जो उसका दामाद होता है उसका नाम है गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति सेना का रिटायर्ड जवान है और उसके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। अब गुरुमूर्ति अपने सास ससुर के साथ जाता है पुलिस स्टेशन में, अपने पत्नी के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करा देता है। और ये रंगारेड्डी ज़िले में एक इलाका है मीरपेट, और उसी मीरपेट इलाके में एक कॉलोनी है वेंकटेश्वर कॉलोनी, उसी कॉलोनी की यह घटना है। अब पुलिस की टीम हरकत में आती है, खोजबीन चालू कर देती है, लेकिन तो कहीं से कुछ सुराग नहीं मिल रहा था उस औरत का जिसका नाम माधवी रहता है। अब पुलिस की टीम जो है कि छानबीन शुरू करती है। 2 दिनों तक पुलिस की टीम को कुछ भी सुराग नहीं लगता है, ना ही कुछ पता लगता है। इधर गुरुमूर्ति अपने पत्नी को खोजने के लिए बार बार पुलिस स्टेशन और पुलिस वालों पर दबाव बना रहा था। उधर माँ बाप उसके अलग से दबाव बना रहे थे। पुलिस के जो टीम होती है उसको कुछ समझ में नहीं आता है। जो डीएसपी हैं नागराजू, उनके नेतृत्व में टीम गठित होती है और सबसे पहले जो पूछताछ करने का योजना पुलिस बनाती है उसके पति गुरुमूर्ति से ही, जो सेना का पूर्व रिटायर्ड जवान भी है। उससे पूछताछ होती है, बुला करके सब बातें वो बताता वो है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन जो उसके दोनों बच्चे हैं वो अपने मौसी यानी माधवी के बहन के घर चले गए थे। उसके बाद माधवी जो होती है मकर संक्रांति के दिन वो हर साल अपने मायके अपने माँ बाप के साथ मनाती है जा करके। और उस दिन भी माधवी जो है कि अपने माँ बाप के घर जाने के लिए गुरुमूर्ति से बोलती है और इसी बात पर दोनों में कुछ विवाद हो जाता है। उसके बाद गुरुमूर्ति का कहना है कि वो घर छोड़कर अपने मायके चली जाती है, और इस बात को मैं भी सीरियस लेता नहीं हूँ, क्योंकि हर साल हो जाती है, चली गई होगी। और मैं गुस्से में अपने ससुराल यानी ससुर से सास से फ़ोन पर ये नहीं पूछता हूँ कि वो पहुँची कि नहीं। उसके बाद 2 दिन के बाद 16 तारीख को जो उसके सास ससुर हैं वो अचानक गुरुमूर्ति के घर पहुँच जाते हैं, यानी अपने बेटी के ससुराल। और जब उससे पूछते हैं अपने दामाद से तो सारी बातें बताता है कि कैसे दोनों बच्चे मौसी घर चले गए और माधवी जो है झगड़ा करके वो तो मायके ही गई थी। तब उसके माँ बाप बोलते हैं कि वो तो घर आई नहीं। अब इसके बाद जब पुलिस की टीम को कुछ समझ में नहीं आता है, पुलिस की टीम बहुत छानबीन करती है लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता है। तब पुलिस की टीम जो गुरुमूर्ति है उसके घर के आसपास लगे जितने भी सीसीटीवी कैमरा है उसको खंगालने की योजना बनाती है। और एक सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हुआ था कि माधवी जो है अपने घर से निकल रही है, लेकिन कुछ देर के बाद वो वापस घर में रिटर्न आ जाती है। अब उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरा पुलिस खंगालती है तो पता ये चलता है कि उसके बाद माधवी कभी अपने घर से बाहर निकली ही नहीं। लेकिन जो गुरुमूर्ति है वो कई बार अपने घर से बाहर निकलता है और उसकी हरकतों को देख करके पुलिस को उसके ऊपर कुछ शक होता है। अब पुलिस की टीम गुरुमूर्ति से वापस पूछताछ करने की योजना बनाती है, सीसीटीवी का जो फुटेज है उसको देख के, और उसको फिर पुलिस स्टेशन बुलाती है। और जब पूछताछ करती है तो इस बार जो वो बयान दर्ज कराता है पुलिस को,
उस बयान में और जो पहले बयान दर्ज करा था उसमें पुलिस की टीम को कुछ विरोधाभास नजर आता है, और जब विरोधाभास नजर आता है उसके खुद के बयान में, तब पुलिस की टीम का जो शक की सुई है वो पूरी तरीके से गुरुमूर्ति के ऊपर जाकर टिक जाती है। अब पुलिस की टीम योजना बनाती है कि अब इससे पुलिसिया अंदाज में पूछताछ करना होगा, तब जाकर ये कुछ बताएगा। और जब पुलिस की टीम उससे पुलिसिया अंदाज में यानी अपने स्टाइल में पूछताछ करती है उस गुरुमूर्ति से, तब गुरुमूर्ति एक कहानी सुनाता है। और कहानी जो सुनाता है उसको सुन करके वहाँ जो जितने भी खड़े थे पुलिसकर्मी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, वो कांपने लगे, पसीना छूटने लगा उनका सुन के इसकी कहानी को। उनको मतलब यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो व्यक्ति गुरुमूर्ति, जो सेना का रिटायर्ड जवान है, वो बोल क्या रहा है। पहले एक नज़र में तो उन लोग को लगता है कि इसकी मानसिक स्थिति ठीक है या नहीं, लेकिन फिर उसके बातों को जो है कि पुलिस गौर से सुनती है और यकीन करती है। बताता ये है, वो कहानी जो सुनाता है कि 14 तारीख को मकर संक्रांति के दिन माधवी और उसके बीच झगड़ा होता है। माधवी जिद करती है अपने मायके मतलब अपने माँ बाप के पास जाने के लिए, लेकिन गुरुमूर्ति उसको मना करता है। इसी बात को लेकर के दोनों में विवाद होता है, और विवाद इतना बढ़ जाता है कि दोनों में जो कि मारी पीटा भी होने लगता है। इसी दौरान गुरुमूर्ति गुस्से में आकर के अपने पत्नी माधवी का गला इतने जोर से दबा देता है कि वो मर जाती है। और जब वो मर जाती है तब इसको समझ में नहीं आता है कि अब वो करे क्या, क्योंकि सेना का रिटायर्ड जवान था तो उसको कानून, संविधान, सजा सब पता थी। अब लाश के पास बैठ करके वो लगभग 2.5 से 3 घंटा तक ये सोचता है कि इस लाश को मैं ठिकाने कहाँ लगाऊं, और ठिकाने भी ऐसा लगाना था उसको कि कभी भी इस राज का जो है कि पर्दा उठे ना। अब बहुत सोचने के बाद उसके माइंड में, उसके दिमाग में एक चीज़ आती है, वो ये कि इस लाश को मैं इतना छोटा छोटा टुकड़ा में तब्दील कर दूं और उसके बाद कहीं ऐसे जगह इसको फेंकूं कि माधवी का कभी कुछ पता ही ना चले। और जब पता नहीं चलेगा तो इस पूरे घटनाक्रम को मैं गुमशुदगी में तब्दील कर दूंगा, और पुलिस की टीम भी उधर ही जो है कि अझुराई रहेगी। ना कभी माधवी मिलेगी, ना मेरे ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा, ना मुझे जेल जाना पड़ेगा। इस योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए वह घर से निकलता है और बाजार जाता है। चिकन काटने वाला चाकू, मिक्सी, तमाम ऐसे औजार लेकर के घर में आता है। उसके बाद वह 14 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक यानी 3 से 4 दिनों तक वह केवल माधवी की जो लाश है, जो डेड बॉडी है, उसको काटता है, छोटे छोटे पीस करता है। उसके बाद उसको घर में रखे हुए कुकर में, प्रेशर कुकर में पकाता है और एक थैले में भरता है। ये सिलसिला वो लगभग 3 से 4 दिन तक करता है, यानी पूरे डेड बॉडी को छोटे छोटे पार्ट में काटना, उसके बाद उसको कुकर में पकाना, पका करके एक थैला में भरना। ये प्रोसेस लगभग 3 से 4 दिन तक वो करता है, यानी पूरी तरीके से लाश को काट के पका के एक थैला में भर देता है। उसके बाद जब उसकी छोटी छोटी जो हड्डियां होती हैं, उसके माइंड में ये चीज़ आता है कि ये हड्डियों से भी फॉरेंसिक की जो टीम है वो पता लगा लेगी कि ये लाश, ये हड्डियां किसकी है, तो भी मैं पकड़ा जाऊंगा। तब उसके माइंड में एक बात और आती है कि क्यों ना इस हड्डियों को भी तोड़ फोड़ के मिक्सी में पीस के ख़त्म कर दिया जाए। तब वह काम करता है कि जो छोटे छोटे उसके पीस होते हैं, जो हड्डी होती है, पकने के बाद उसको एक मुसल में रख के उसको कूटता है। कूटने के बाद उसको तोड़ फोड़ के मिक्सी में रख के उसको पीस देता है। पूरी हड्डी को पीस पीस के फिर उसका एक अलग थैला बनाता है। और जब पूरी तरीके से लाश को काट के, पीट के, पका के, पीस के पूरा एकदम उसको ख़त्म कर देता है, तब वो छोटा छोटा जो थैला होता है, उसके घर से कुछ दूरी पर एक नदी है, वहाँ ले जाकर, बीच नदी में ले जाकर के सारे थैला फेंक देता है। फेंकने के बाद वो आराम से घर आता है और उसी घर को पूरी तरीके से साफ सफाई करता है। बाथरूम को, किचन को, जहाँ पर लाश को काट काट के पीस किया था, मतलब टोटल घर अच्छे से साफ सफाई करता है, क्योंकि उसको पता था कि फॉरेंसिक टीम आएंगी। कुछ ऐसा केमिकल होता है जिसका छिड़काव होने से जो खून का धब्बा है, मांस का थोड़ा बहुत कहीं छूटा हुआ लोथड़ा है, वो सब दिख जाएगा। तो इसलिए वो पूरे घर का अच्छे से साफ सफाई करता है कि ताकि फॉरेंसिक की जो जब टीम आए
जब कुछ सबूत यहाँ पर आकर खोजें तो उनको कुछ हाथ न लगे। अच्छे से साफ सफाई करने के बाद आराम से उसी घर में वो रहता है। क्योंकि वो इतने आराम से कर इसलिए पाया कि वो जो उसके दोनों बेटे थे वो अपने मौसी घर चले गए थे, यानी उसके घर में कोई था ही नहीं। अब जब 18 तारीख होता है तब उसके माँ बाप, जो माधवी के माँ बाप हैं, उनको लगता है कि बेटी हर दिन फ़ोन करती है, मकर संक्रांति के दिन हर साल घर आती है, इस बार घर भी नहीं आई, 2-3 दिन से उसका नंबर भी बंद है, फ़ोन भी नहीं आ रहा है, तो उनको चिंता होती है। तब वो 18 जनवरी को अपने बेटी के घर पहुंचते हैं और दामाद द्वारा एक कहानी सुनाई जाती है, कोई झगड़ा करके तो मायके चली गई। तब 18 तारीख को अपने जो है कि सास ससुर के साथ मिल करके गुरुमूर्ति जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराता है अपने पत्नी के लापता होने की। जब इतनी सारी बातें पुलिस की टीम सुनती हैं तो उनका पसीना छूट जाता है, वो कांपने लगते हैं, सोचते हैं कि ये इंसान है या हैवान है, ये बता क्या रहा है। फिर यकीन भी करना था पुलिस की टीम को, इस केस को अंजाम तक भी पहुंचाना था। तब उसको लेकर के उसके घर पहुंचते हैं। सबसे पहले वो किचन देखते हैं, वो प्रेशर कुकर देखते हैं, वो बाथरूम देखते हैं। मानो पुलिस की टीम को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सच बोल रहा है। घर इतना क्लीन, प्रेशर कुकर इतना क्लीन, बाथरूम इतना क्लीन। अब उसके बाद उसको ले जाके उस नदी को भी देखते हैं जहाँ पर वो फेंका था। उसके बाद पुलिस की टीम फॉरेंसिक की टीम को बुला करके उसके घर से जो है कि सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है। उसके बाद एक टीम उस नदी में पहुंचती है, गोताखोरों के जरिए जो है कि अंदर कुछ लाश का जो भी टुकड़ा हो, मांस का लोथड़ा हो, कुछ भी मिले, ढूंढने की कोशिश पुलिस की टीम करती है। लेकिन तो ना ही उसके घर से एक भी सबूत मिलता है और ना ही उस नदी से। पुलिस की टीम को आशंका ये है कि जिस हिसाब से ये बता रहा है उस हिसाब से तो जब ये नदी में लाश का जो थैला है वो फेंका होगा तो नदी में बहुत सारी मछलियां हैं, शायद वो मछलियां अपना निवाला बना ली होंगी जो माधवी है उसके बॉडी पार्ट्स को। तो मिलना अब असंभव है, लेकिन पुलिस की टीम को इस केस को अंजाम तक पहुंचाना है। चूँकि ये अपराधी जो है गुरुमूर्ति अपना जुर्म तो कबूल कर लिया है, लेकिन जब तक सबूत नहीं मिलेगा तब तक ये केस अदालत में, कोर्ट में मजबूती से खड़ा नहीं हो पाएगी और ये अपराधी छूट भी सकता है। तो इसलिए पुलिस की टीम हर संभव कोशिश कर रही है कि छोटा से छोटा भी टुकड़ा भी या कहीं से खून का धब्बा उसके घर से मिल जाए, जिसकी डीएनए टेस्ट कराया जाए और ये साबित हो कि ये जो खून का धब्बा है या मांस का जो छोटा सा टुकड़ा है या कहीं छोटी सी हड्डी मिले नदी में, ये सिद्ध हो सके कि ये माधवी की है। तब जाकर के ये माना जाएगा कि माधवी की मृत्यु हो चुकी है और जो ये गुरुमूर्ति बोल रहा है, जो अपना जुर्म कबूल कर रहा है, ये सत्य है। क्योंकि जब तक कोई सबूत नहीं मिलेगा पुलिस की टीम को, तब तक पुलिस की टीम और अदालत ये मान ही नहीं सकती कि माधवी का हत्या हो गया है, लेकिन अपराधी कबूल कर रहा है। तो सबसे बड़ी चुनौती पुलिस की टीम को ये है कि कोई सबूत ढूंढा जाए, माधवी की बॉडी पार्ट्स को या उसके खून के धब्बे को कहीं से इकट्ठा किया जाए, कहीं से खोजा जाए, ताकि ये सिद्ध हो सके कि जो ये बोल रहा है ये सही बोल रहा है। तो दोस्तों, यही रही आज की सच्ची कहानी, जो तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के मीरपेट इलाके से के एक वेंकटेश्वर कॉलोनी से निकल करके आई है। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों ने तो तमाम कहानियाँ सुनाई होगी आप सबको, और आप लोग भी सुने होंगे, चाहे श्रद्धा मर्डर केस हो, किस प्रकार से वो श्रद्धा का मर्डर करता है, फिर उसके बॉडी पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जगह जगह फेंक देता है। ऐसे ही भाईंदर में भी एक घटना हुई थी कि किस प्रकार से काटता है, उसके बाद कुकर में पका के कुत्तों को खिला देता है। लेकिन ये घटना कुछ एक कदम आगे बढ़ के है, उसको काटता है, पकाता है, उसके बाद उसके हड्डियों को निकाल के मुसल से कूट के फिर मिक्सी में पीस के उसको नदी में बहा दिया जाता है। यानी एक लाश के टुकड़े को, लाश को तरल पदार्थ में तब्दील कर दिया जाता है ताकि कोई सबूत ही ना मिले। और पुलिस की टीम को अभी तक वाकई कोई सबूत नहीं मिल रहा है। अपराधी तो पुलिस के कस्टडी में है, अपना अपराध कबूल भी कर रहा है, लेकिन चुनौती यह है कि सबूत क्या है कि वो हत्या किया है। तो यही रही आज की सच्ची घटना। इस घटना को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आ रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और ऐसी ही तमाम कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।